उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास उठाकर देख लीजिए। जब जब लखनऊ की सत्ता में कोई बड़ा भूचाल आने वाला होता है तो उसकी आहट सबसे पहले जमीन से उठने वाली अफवाहों और सियासी गलियारों की कानाफूसी से मिलती है। लेकिन आज जो सियासी समीकरण उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे पर चर्चा का विषय बना हुआ है, उसने न केवल बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं, बल्कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान के उड़ते हुए होश भी साफ बयां कर रहे हैं। क्या सच में बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला ले लिया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी राजनीतिक विश्लेषक ने की होगी? क्या सच में आकाश आनंद की हालिया निष्क्रियता और पार्टी के प्रति ढीले रवैये के बाद बहुजन समाज पार्टी का अगला उत्तराधिकारी तय हो चुका है? और क्या वो चेहरा कोई और नहीं बल्कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का है? अगर ये सच साबित होता है तो क्या 2027 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में बहुजन समाज पार्टी की धमाकेदार वापसी होने जा रही है? क्या मायावती जी का आशीर्वाद पाकर चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने की राह पर निकल चुके हैं? आज का यह वीडियो केवल एक खबर नहीं है, यह उत्तर प्रदेश की राजनीति की वो सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी है जो आने वाले समय में देश के सबसे बड़े राज्य का राजनीतिक नक्शा बदलने की ताकत रखती है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के उज्जवल भविष्य, बहुजन आंदोलन की मजबूती और लखनऊ की गद्दी का असली सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये उत्तर प्रदेश के हर एक बहुजन समर्थक और जागरूक नागरिक तक पहुंच जाए। राजनीति में कोई भी फैसला रातों रात नहीं होता। जब कोई बड़ा सियासी तूफान आता है तो उसकी नींव बहुत पहले ही रखी जा चुकी होती है। बहुजन समाज पार्टी का इतिहास हमेशा से कड़े और कड़े फैसलों का रहा है। मान्यवर कांशीराम जी ने जब इस आंदोलन की नींव रखी थी तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ये सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, ये करोड़ों वंचितों, शोषितों और पिछड़ों के स्वाभिमान की लड़ाई है। इस आंदोलन में व्यक्ति से बड़ा मिशन होता है। बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इसी सिद्धांत का पालन किया है। उन्होंने कभी भी किसी के सामने घुटने नहीं टेके, चाहे वो केंद्र की बड़ी बड़ी सरकारें हों या फिर पार्टी के अंदर उठने वाली बगावती आवाजें। हाल ही में जब आकाश आनंद को पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी तो लाखों कार्यकर्ताओं को लगा था कि अब आंदोलन को एक नई युवा ऊर्जा मिलेगी। राज्यों के चुनाव में जिस तरह से आकाश आनंद ने रैलियां की, शुरुआती दौर में ऐसा लगा भी कि बहुजन समाज पार्टी का युवा चेहरा अब अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी बाजी पलट दी। रैलियों का रुक जाना, जमीन पर कार्यकर्ताओं की घटती मौजूदगी और सबसे बढ़कर बहुजन मूवमेंट के प्रति एक अजीब सी निष्क्रियता। पार्टी के भीतर और बाहर ये सवाल उठने लगे कि क्या बहुजन आंदोलन उस ढर्रे पर चल सकता है जहां आक्रामकता और जमीनी संघर्ष की कमी हो? बहुजन राजनीति कभी भी बंद कमरों या सिर्फ प्रेस बयानों से नहीं चलाई गई। इसका इतिहास सड़कों पर उतरने, लाठियां खाने और जनता के अधिकारों के लिए हर परिस्थिति से टकराने का रहा है। जब कार्यकर्ताओं ने देखा कि विपक्षी दल लगातार बहुजन वोट बैंक पर सेंध लगा रहे हैं और पार्टी का युवा नेतृत्व उस आक्रामकता के साथ जवाब नहीं दे पा रहा है तो अंदर ही अंदर एक असंतोष की लहर फैलने लगी। बहन मायावती जी हमेशा से एक ऐसी नेता रही हैं जो जनभावनाओं और पार्टी के भविष्य को बहुत गहराई से समझती हैं। उनके लिए बहुजन मिशन की सुरक्षा सबसे पहले आती है, चाहे उसके लिए कोई भी कड़ा फैसला क्यों न लेना पड़े। जब आकाश आनंद की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे और उनकी निष्क्रियता पार्टी के जनाधार को नुकसान पहुंचाने लगी तो कयासों का बाजार गर्म होना तय था। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के राजनीतिक गलियारों में एक नया नाम गूंजने लगा, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद का राजनीतिक सफर किसी से छिपा नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से निकलकर देश की संसद तक का सफर उन्होंने अपनी आक्रामक शैली, जमीनी संघर्ष और बहुजन युवाओं के बीच बनाई अपनी खास जगह के दम पर तय किया है। एक तरफ जहां पारंपरिक राजनीति में धीमापन आ रहा था, वहीं चंद्रशेखर लगातार सड़कों पर बहुजन समाज के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते नजर आए। चाहे कोई भी मुद्दा हो, जब भी समाज पर किसी तरह की बात आई, चंद्रशेखर आजाद का नाम सबसे पहले सामने आया। उनके इसी तेवर और आक्रामकता ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को उनकी तरफ आकर्षित किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या बहन कुमारी मायावती जैसा कद्दावर नेता, जिसने दशकों तक अपनी शर्तों पर राजनीति की है, एक ऐसे युवा नेता को बहुजन समाज पार्टी का भावी चेहरा या उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार कर सकती है, जो कभी उनके खिलाफ भी अपनी बात रखता था? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें बहुजन राजनीति के उस अनकहे अध्याय को समझना होगा जहां व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर मिशन को बचाया जाता है। लखनऊ के सियासी हलके में ये चर्चा बेहद तेज हो चुकी है कि पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पक रहा है। सूत्रों और राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बहुजन समाज पार्टी को अगर 2027 में सत्ता के शिखर तक पहुंचना है तो उसे एक ऐसे चेहरे की जरूरत है जो बहन जी के राजनीतिक अनुभव, उनकी प्रशासनिक साख और उनके विशाल वोट बैंक के साथ साथ आज के युवा वर्ग के जोश को भी एकजुट कर सके। अगर बहन जी का आशीर्वाद और बहुजन समाज पार्टी का कैडर बेस चंद्रशेखर आजाद की आक्रामकता और युवा कनेक्ट के साथ मिल जाता है
तो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नया राजनीतिक समीकरण जन्म लेगा जो भाजपा और सपा दोनों के वर्षों के बने बनाए गणित को ध्वस्त कर सकता है। यही वजह है कि इस खबर की भनक लगते ही समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों की नींद उड़ गई है। समाजवादी पार्टी, जो पिछले कुछ समय से खुद को बहुजन समाज का एकमात्र विकल्प बताने की कोशिश कर रही थी, उसे समझ आ गया है कि अगर बसपा का कैडर और युवा शक्ति एक मंच पर आ गए तो उसका पीडीए का नारा पूरी तरह से बेअसर हो जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिसने गैर जाटव बहुजन वोटों के सहारे अपनी मजबूत किलाबंदी की थी, उसे भी अपने वोट बैंक में बड़ी दरार पड़ती दिखाई दे रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा रहस्य ये है कि क्या बहन मायावती जी ने सच में कोई ऐसा लिखित या मौखिक ऐलान कर दिया है? क्या बंद कमरों में हुई किसी उच्च स्तरीय बैठक में चंद्रशेखर आजाद को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा चुका है, या फिर ये सिर्फ विरोधी खेमे द्वारा फैलाई गई कोई राजनीतिक चाल है ताकि बहुजन कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम पैदा किया जा सके? सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए हमें उन तमाम कड़ियों को जोड़ना होगा जो पिछले कुछ महीनों में घटी है। एक तरफ आकाश आनंद की अचानक बनाई गई दूरी, दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद के रुख में आया बड़ा बदलाव, और सबसे महत्वपूर्ण बहन मायावती जी के बयानों में दिखती एक नई रणनीतिक गहराई। इन तीनों घटनाओं का आपस में क्या संबंध है? क्या बहुजन समाज पार्टी सच में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की उस सबसे बड़ी बिसात को बिछा चुकी है जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था? क्या चंद्रशेखर आजाद को अगला मुख्यमंत्री बनाने का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है? और अगर हाँ, तो इस ऐतिहासिक फैसले का ऐलान किस दिन और किस मंच से होने वाला है? ये तमाम सवाल आज हर उस इंसान के दिमाग में घूम रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझता है। इन सभी पर्दों को हटाने और इस सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी के अगले सबसे सनसनीखेज हिस्से को समझने के लिए बने रहिए इस पूरे विश्लेषण में, क्योंकि जो सच अब सामने आने वाला है वो आपकी सोच से भी ज्यादा चौंकाने वाला है। राजनीतिक गलियारों की चुप्पी अक्सर किसी बड़े सियासी भूचाल का पूर्व संकेत होती है, और इस वक्त उत्तर प्रदेश के कैडर में पसरी शांति के पीछे की कश्मकश को गहराई से समझना बेहद जरूरी है। जब बहुजन आंदोलन के शुरुआती दौर की बात होती है तो ये स्पष्ट दिखता है कि कांशीराम जी ने जिस बहुजन ताकत का ढांचा तैयार किया था उसमें वफादारी और संघर्ष ही सबसे बड़े पैमाने हुआ करते थे। वक्त के साथ जब सत्ता की चाबी हाथ में आई तो प्रशासन और संगठन के बीच संतुलन बनाने की चुनौती खड़ी हुई। आज जब उत्तर प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिर्फ एक बड़े नाम या पुराने विरासत के भरोसे कोई दल दोबारा सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है? बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से उसका अनुशासित और समर्पित कैडर रहा है, जो हर स्थिति में अपने शीर्ष नेतृत्व के फैसले के साथ मुस्तैदी से खड़ा रहता है। लेकिन हाल के वर्षों में जिस तरह से विपक्षी दलों ने जमीनी स्तर पर बहुजन वोट बैंक में अपने पांव पसारने की कोशिशें की हैं, उसने जमीनी कार्यकर्ताओं के भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। कार्यकर्ताओं की ये बेचैनी केवल इस बात को लेकर नहीं थी कि चुनाव परिणाम क्या आ रहे हैं, बल्कि इस बात को लेकर थी कि क्या आंदोलन की आक्रामकता अब धीमी पड़ रही है। जब भी किसी राजनीतिक दल का युवा नेतृत्व मोर्चे से गायब होने लगता है या जनता के सुख दुख में सीधे तौर पर नजर नहीं आता, तो उसका सीधा असर नीचे तक काम करने वाले बूथ स्तर के कार्यकर्ता के मनोबल पर पड़ता है। ऐसे समय में जब सत्ताधारी दल और प्रमुख विपक्षी पार्टियां दिन रात सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आक्रामक प्रचार में जुटी थीं, तब बहुजन समाज पार्टी के पारंपरिक ढर्रे ने समर्थकों के मन में कई सवाल खड़े किए। क्या नेतृत्व को इस बात का एहसास नहीं था कि जमीन खिसक रही है, या फिर ये किसी बहुत बड़ी और गहरी खामोश रणनीति का हिस्सा था? राजनीति में कभी कभी रणनीतिक चुप्पी का मतलब हार मान लेना नहीं, बल्कि विरोधी को मुगालते में रखकर अपने अगले कदम की तैयारी करना होता है। इसी खामोशी के बीच जब आजाद समाज पार्टी के तेवर और उसकी बढ़ती लोकप्रियता की तुलना बसपा के कैडर बेस से की जाने लगी तो एक नया विचार जन्म लेने लगा। क्या बहुजन समाज की बिखरी हुई ताकतों का एक जगह आना संभव है? उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत यह बयां करती है कि एक तरफ जहां बसपा के पास एक अटूट, वफादार और संगठित वोट बैंक है जो दशकों की तपस्या से खड़ा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ नवनिर्मित युवा संगठनों के पास वो ऊर्जा और तेवर है जो किसी भी आंदोलन में जान फूंकने का काम करती है। अगर इन दोनों धाराओं को ध्यान से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे की पूरक नजर आती हैं। एक के पास अनुभव और वोट की पक्की नींव है तो दूसरे के पास सड़कों पर उतरकर जनसैलाब खड़ा करने का हुनर। जब इन दोनों ताकतों का टकराव होता है तो फायदा हमेशा तीसरे पक्ष को मिलता है, जिसका नुकसान पूरे बहुजन आंदोलन को उठाना पड़ता है। यही वो जगह है जहां से सबसे बड़े राजनीतिक मोड़ की शुरुआत होती है। लखनऊ से लेकर दिल्ली के राजनीतिक रणनीतिकारों के बीच यह मंथन बहुत पहले से चल रहा था कि अगर 2027 की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की बाजी पलटनी है तो बहुजन वोटों के इस बिखराव को हर हाल में रोकना होगा। विपक्षी दलों ने हमेशा इस फूट का फायदा उठाया है। एक तरफ जहां गैर जाटव वोटों को साधने के लिए नए नए गठबंधनों का सहारा लिया गया, वहीं दूसरी तरफ बहुजन युवाओं को तरह तरह के प्रलोभन देकर अपनी ओर खींचने की कोशिशें हुई। लेकिन जब जमीनी स्तर पर अत्याचार या अधिकारों के हनन की बात आती है तो वही युवा खुद को अकेला महसूस करते हैं। इसी जमीनी जरूरत ने एक ऐसा दबाव बनाया है जिसे नजरअंदाज करना किसी भी शीर्ष नेता के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। लेकिन क्या केवल जमीनी दबाव ही किसी बड़े समझौते या उत्तराधिकार के फैसले की वजह बन सकता है?
इस बात को समझने के लिए हमें उस अंदरूनी रणनीति पर गौर करना होगा जो बहन जी के फैसलों का आधार रही है। बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता का इतिहास रहा है कि वे जनहित और आंदोलन के हित में अचानक ऐसे फैसले लेती हैं जिनकी भनक उनके सबसे करीबी सलाहकारों को भी अंतिम समय तक नहीं होती। उन्होंने अतीत में भी कई बड़े बड़े क्षत्रपों को एक झटके में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है और बिल्कुल नए चेहरों को आगे बढ़ाकर सबको चौंका दिया है। इसलिए जब भी पार्टी के अंदर कोई बड़ा बदलाव या फेरबदल होता है तो उसका असर केवल एक दल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राज्य का सियासी तापमान अचानक बढ़ा देता है। आज जो हालात बन रहे हैं उसमें सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि क्या पुरानी कड़वाहटों और अतीत के बयानों को दरकिनार करके एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। भारतीय राजनीति में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन, यहाँ सिर्फ और सिर्फ नीतियां और परिस्थितियां हावी होती हैं। जब लक्ष्य बड़ा हो, यानी उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी और बहुजन समाज के अधिकारों की रक्षा, तो बड़े से बड़े मतभेद भी छोटे लगने लगते हैं। अगर बहुजन आंदोलन की कमान को एक नया आयाम देने की तैयारी चल रही है तो उसकी रूपरेखा बहुत ही बारीकी से तैयार की जा रही होगी, ताकि पार्टी के पुराने वफादार कैडर को भी कोई ठेस न पहुंचे और नए जमाने के युवाओं को भी एक मजबूत दिशा मिल सके। इस पूरे समीकरण का सबसे खौफनाक पहलू उन विपक्षी पार्टियों के लिए है जो अब तक बहुजन समाज पार्टी को रेस से बाहर मानकर अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थीं। अगर पारंपरिक वोट बैंक और आक्रामक युवा शक्ति का ये तालमेल वाकई जमीन पर उतरता है तो जो गणित अब तक जातियों के जोड़ तोड़ पर बिठाया गया था वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। चुनाव सिर्फ विज्ञापनों और बयानों से नहीं जीते जाते, चुनाव जीते जाते हैं उस जमीनी लहर से जो चुपचाप गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले फैलती है। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी ही किसी खामोश लहर की शुरुआत हो चुकी है? क्या इस बार का सियासी खेल उन तमाम अनुमानों से परे होने वाला है जो टीवी स्टूडियो में बैठकर लगाए जा रहे हैं? इस राजनीतिक बिसात पर अगली चाल क्या होने वाली है और कौन सा ऐसा नया तथ्य है जो इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ने वाला है, इसे समझना अभी बाकी है। सत्ता के गलियारों में चलने वाली चालें अक्सर सीधी रेखा में नहीं होती, बल्कि उनकी गहराई कई परतों के पीछे छिपी होती है। जो लोग केवल उत्तर प्रदेश की सीमाओं के भीतर के राजनीतिक समीकरणों को देख रहे हैं वे शायद उस बहुत बड़े कैनवास को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसकी रूपरेखा राष्ट्रीय स्तर पर उकेरी जा रही है। देश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि दिल्ली का रास्ता हमेशा लखनऊ के दरवाजे से होकर ही गुजरता है, और जब देश के सबसे बड़े सूबे में कोई ऐतिहासिक फेरबदल होता है तो उसका सीधा असर केंद्र की सत्ता की नींव पर पड़ता है। बहुजन आंदोलन का अंतिम और सर्वोच्च उद्देश्य केवल एक राज्य की मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सीमित रहना कभी नहीं था, बल्कि देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी देश की संसद में बैठकर पूरे राष्ट्र की नीतियों को तय करना रहा है। इस विशाल राष्ट्रीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस दूरगामी रणनीति पर काम किया जा रहा है वो अब धीरे धीरे आकार लेती दिख रही है। जब किसी एक बड़े राज्य का पूरी तरह से कुशल प्रशासनिक और संगठनात्मक नेतृत्व किसी भरोसेमंद, ऊर्जावान और आक्रामक हाथों में सौंप दिया जाता है तो केंद्रीय नेतृत्व के सामने राष्ट्रीय पटल पर ध्यान केंद्रित करने का एक अप्रत्याशित मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बहुजन समाज पार्टी की सर्वोच्च नेता का 4 बार का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल उनकी प्रशासनिक दक्षता और कड़े शासन का वो बेजोड़ उदाहरण है जिसकी मिसाल आज भी हर राजनीतिक विश्लेषक देता है। ऐसे में जब राज्य की रोजमर्रा की राजनीति और जमीनी संगठन को संभालने के लिए एक ऐसा चेहरा आगे बढ़ता है जो युवाओं की भीड़ जुटाने और विरोधियों की ईंट से ईंट बजाने का हुनर रखता हो, तो शीर्ष नेतृत्व को पूरे देश के शोषितों, वंचितों और अल्पसंख्यकों को एक झंडे के नीचे लाने का अभूतपूर्व अवसर मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में एक मजबूत और समर्पित मुख्यमंत्री के रूप में युवा नेतृत्व को स्थापित करके राज्य की सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण पाना पहला कदम है। जब राज्य में एक ऐसी सरकार हो जो अपनी विचारधारा के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध हो तो वो केंद्रीय राजनीति में उस दल की सबसे बड़ी ढाल और ताकत बन जाती है। राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर सीधा असर डालने वाला ये सियासी तालमेल केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और दक्षिण के राज्यों तक एक जबरदस्त संदेश भेजेगा। जब विभिन्न राज्यों के वंचित वर्ग यह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक ऐतिहासिक गठबंधन और युवा नेतृत्व के जरिए अधिकार हासिल किए जा चुके हैं तो पूरे देश में एक नई चेतना और लहर का जन्म होगा। यही वो क्षण होगा जब राष्ट्रीय राजनीति की बिसात पर सबसे बड़ा दांव खेला जाएगा। वर्ष 2029 के आम चुनावों या उससे पहले बनने वाले किसी भी राष्ट्रीय गठबंधन में देश की कुल आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाला यह आंदोलन एक निर्णायक भूमिका में खड़ा होगा। जब एक तरफ दक्षिण से लेकर उत्तर तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक क्षेत्रीय ताकतों का बिखराव दिख रहा हो, तब एक अनुशासित कैडर और विशाल वोट बैंक के साथ उभरी हुई राष्ट्रीय नेता पूरे देश के गैर भाजपा और गैर कांग्रेस दलों के लिए प्रधानमंत्री पद का सबसे प्रासंगिक और स्वाभाविक चेहरा बन जाती हैं। दिल्ली की गद्दी पर किसी बहुजन नेतृत्व का बैठना केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं, बल्कि दशकों से चले आ रहे उस पूरे सामाजिक क्रांति के सपने का साकार होना होगा जिसकी शुरुआत बाबा साहब और मान्यवर साहब ने की थी। इस विशाल राष्ट्रीय योजना के सामने आने से उन तमाम राष्ट्रीय दलों के पसीने छूट रहे हैं जो अब तक केंद्र की सत्ता को अपनी बपौती मानते आए थे। उन्हें इस बात का भली भांति एहसास हो चुका है कि अगर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बहुजन विचारधारा की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बन गई और राज्य का शासन पूरी मुस्तैदी से चलने लगा तो फिर दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराने से रोकने वाला कोई नहीं होगा।
विरोधी दल, जो अब तक स्थानीय स्तर के छोटे छोटे मुकदमों और बयानों में उलझाकर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे, वे अचानक इस विशाल वैश्विक और राष्ट्रीय रणनीति के सामने बेबस नजर आने लगे हैं। लेकिन इस भव्य राष्ट्रीय योजना के अमल में आने से पहले कौन कौन सी ऐसी अदृश्य रुकावटें हैं जो इस रास्ते में बिछाई जा रही हैं? सत्ता के गलियारों में बैठे हुए कौन से चेहरे हैं जो इस ऐतिहासिक बदलाव को रोकने के लिए आखिरी सांस तक साजिशें रच रहे हैं? क्या ये महायोजना अपने निर्धारित समय पर उस अंतिम मुकाम तक पहुंच पाएगी जहां लखनऊ से शुरू हुई ये आंधी दिल्ली के सिंहासन को हिलाकर रख देगी? इस महासंग्राम के सबसे सनसनीखेज मोड़ों का सामने आना अभी बाकी है। भारतीय राजनीति की बिसात पर जब भी कोई बड़ा उलटफेर होता है तो उसकी अनुगूंज केवल लखनऊ की गलियों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसका सीधा प्रभाव देश की राजधानी दिल्ली के सत्ता केंद्रों पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश केवल देश का सबसे बड़ा राज्य नहीं है, बल्कि ये वो राजनीतिक आधारशिला है जो केंद्र में बनने वाली हर सरकार की किस्मत का फैसला करती है। जब किसी एक विचारधारा और कैडर आधारित आंदोलन की पकड़ उत्तर प्रदेश की सत्ता पर पूरी तरह मजबूत हो जाती है, तो राष्ट्रीय राजनीति के स्थापित समीकरणों का ताश के पत्तों की तरह ढह जाना तय हो जाता है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करके जब बहुजन समाज पार्टी राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित कर लेगी, तो उसका सीधा असर देश के राजनीतिक नक्शे पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का मतलब सिर्फ शासन चलाना नहीं होता, बल्कि देश की सबसे बड़ी 80 लोकसभा सीटों की राजनीतिक चाबी अपने हाथ में लेना होता है। जब किसी दल के पास एक विशाल और अनुशासित कैडर के साथ साथ राज्य की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था का प्रशासनिक समर्थन होता है, तो लोकसभा चुनाव के दौरान उसकी स्थिति अप्रत्याशित रूप से मजबूत हो जाती है। ये एक ऐसा आधार तैयार करता है जहां से केंद्र की गद्दी तक का सफर बेहद सुगम और सीधा नजर आने लगता है। राष्ट्रीय स्तर पर जब गठबंधन की राजनीति का दौर चलता है, तो क्षेत्रीय क्षत्रपों और छोटी बड़ी पार्टियों की नजर हमेशा उस दल पर होती है जिसके पास एक मुश्त बड़ा जन समर्थन और सांसदों का विशाल आंकड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में मिली प्रचंड जीत के बाद जब लोकसभा चुनाव का समर शुरू होगा, तो देश के कोने कोने में बिखरी हुई बहुजन, अल्पसंख्यक और शोषित वर्गों की ताकतें एक ही झंडे के नीचे लामबंद होने लगेंगी। बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जहां बहुजन समाज पार्टी का कैडर और जनाधार पहले से ही मौजूद है, वहां उत्तर प्रदेश की जीत एक नई ऊर्जा और लहर फूंकने का काम करेगी। विरोधी खेमों में फैली घबराहट की सबसे बड़ी वजह यही है। वे जानते हैं कि यदि उत्तर प्रदेश के किले पर बहुजन समाज पार्टी का परचम दोबारा लहरा गया, तो फिर दिल्ली में सरकार बनाने का गणित पूरी तरह से उनके हाथों से निकल जाएगा। केंद्र में सरकार बनाने के लिए आवश्यक जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश के सांसदों का योगदान सबसे निर्णायक होता है। जब उत्तर प्रदेश में एक मजबूत और सर्वसमावेशी सरकार काम कर रही होगी, तो राज्य की 80 सीटों में से बहुसंख्यक सीटों पर सीधी जीत हासिल करना बेहद आसान हो जाएगा। इस विशाल संख्या बल के सामने केंद्र की मौजूदा सत्ता संरचना ताश के महल की तरह गिरती हुई नजर आएगी। जब संसद भवन के भीतर 80 में से सबसे बड़ा धड़ा एक ही विचारधारा का होगा, तो देश की तमाम गैर भाजपा और गैर कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियां स्वतः ही इस नए और मजबूत विकल्प के साथ गठबंधन करने के लिए बाध्य हो जाएंगी। यह केवल एक राज्य में सरकार बनाने का मामला नहीं है, यह केंद्र में एक ऐसी सरकार के गठन की दिशा में उठाया गया कदम है जो आज़ादी के बाद पहली बार शोषितों और वंचितों के अधिकारों को देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएगी। इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय परिवर्तन की रूपरेखा बहुत पहले ही तय की जा चुकी है और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश की सत्ता में धमाकेदार वापसी के साथ ही सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन इस पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या विरोधी ताकतें इस बढ़ते कदम को इतनी आसानी से आगे बढ़ने देंगी? जब लखनऊ से उठने वाली ये राजनीतिक आंधी दिल्ली की सीमाओं को छूने लगेगी, तो सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग कौन से ऐसे आखिरी राजनीतिक पैंतरे और रणनीतिक दांव चलेंगे? क्या जनसैलाब के इस दबाव के सामने वे तमाम साजिशें ध्वस्त हो जाएंगी जो इस आंदोलन को रोकने के लिए रची जा रही हैं? उत्तर प्रदेश से शुरू होकर दिल्ली के तख्त तक पहुंचने वाली इस महान गाथा का अंतिम अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है, जिसकी हर एक परत देश के भावी इतिहास को नया मोड़ देने वाली है। राजनीतिक गलियारों की हर चाल, हर साजिश और हर समीकरण के विश्लेषण के बाद अब वो घड़ी आ चुकी है जब पूरी तस्वीर साफ होकर सामने आ खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब जब बदलाव के बड़े बवंडर उठते हैं, तो उनका असर सिर्फ चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वो आने वाली कई पीढ़ियों के भविष्य की दिशा तय करता है। जब बहुजन आंदोलन के विचार, अनुशासन और जमीनी संघर्ष को एक साथ मिलाकर देखा जाता है, तो यह साफ हो जाता है कि सत्ता की असली चाबी हमेशा उसी के हाथ में जाती है जो जनता के स्वाभिमान और अधिकारों की लड़ाई पूरी ईमानदारी से लड़ता है। आंदोलन की नींव में जो तपस्या और बलिदान छुपा हुआ है, उसकी अनदेखी करके कोई भी राजनीतिक दल लंबे समय तक टिक नहीं सकता। जब जब कैडर की उपेक्षा हुई है या जमीनी संघर्ष में ढिलाई आई है, तब तब समर्थकों के बीच निराशा और असंतोष का बढ़ना स्वाभाविक रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी इसका ढांचा कभी पूरी तरह ध्वस्त नहीं होता। संकट के समय में लिए गए कड़े और दूरगामी फैसले ही इस आंदोलन को नया जीवन और नई दिशा देने का काम करते हैं।
जब पुराने अनुभवों का विशाल भंडार और युवा वर्ग की उबलती हुई ऊर्जा एक दिशा में कदम से कदम मिलाकर चलने लगती है, तो बड़े से बड़े राजनीतिक साम्राज्य की नींव हिलना तय हो जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि यहाँ के आवाम ने हमेशा उस नेतृत्व को सिर आंखों पर बिठाया है जिसने उनके स्वाभिमान की रक्षा की और उन्हें प्रशासनिक तौर पर एक भयमुक्त माहौल दिया। जब राज्य के कोने कोने से एक नए राजनीतिक तालमेल की आहट सुनाई देने लगती है, तो विरोधी खेमों का विचलित होना लाजमी है। जो ताकतें अब तक ये मानकर बैठी थीं कि बहुजन वोट बैंक पूरी तरह से बिखर चुका है, उन्हें अब समझ आने लगा है कि जमीन के अंदर एक बहुत बड़ी खामोश लहर आकार ले चुकी है। यह लहर केवल नारों और विज्ञापनों का मोहताज नहीं है, बल्कि ये उन करोड़ों दिलों की धड़कन है जो बरसों से अपने अधिकारों और न्याय की बाट जोह रहे हैं। लखनऊ की गद्दी का असली सच यही है कि वहां वही परचम लहराएगा जिसके पीछे उत्तर प्रदेश की बहुसंख्यक जनता का अटूट भरोसा और अनुशासित कैडर की ताकत होगी। जब राज्य में एक बार फिर बहुजन विचारधारा की मजबूत सरकार स्थापित होगी, तो उसका सीधा प्रभाव देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा क्षेत्रों से निकलने वाला जनादेश हमेशा देश के भावी प्रधानमंत्री का चयन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब राज्य का शासन पूरी मुस्तैदी और निडरता से जनता के कल्याण में जुटेगा, तो केंद्र की राजनीति में बहुजन आंदोलन की धमक को रोक पाना किसी भी राष्ट्रीय दल के बस की बात नहीं होगी। दिल्ली के सिंहासन तक का रास्ता हमेशा लखनऊ के इन्हीं चौराहों और गांवों की गलियों से होकर गुजरता है। जब एक राज्य अपनी पूरी प्रशासनिक और रणनीतिक क्षमता के साथ राष्ट्रीय पटल पर खड़ा होता है, तो देश के कोने कोने में मौजूद वंचित और पिछड़ा समाज एक नए सूर्योदय की उम्मीद करने लगता है। यह केवल किसी एक व्यक्ति की जीत या हार का मुद्दा नहीं है, यह उस ऐतिहासिक सामाजिक परिवर्तन के सपने को पूरा करने की ओर बढ़ाया गया एक निर्णायक कदम है जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। विरोधी चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, अफवाहों का बाजार गर्म कर लें या वोटों में विभाजन की कोशिशें कर लें, लेकिन जब जनता का फैसला और कैडर का संकल्प एक हो जाता है, तो इतिहास की धारा को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक के इस पूरे घटनाक्रम और इनसाइड स्टोरी को बहुत ही गहराई से समझने के बाद अब यह स्पष्ट है कि आने वाला समय देश और प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़े सियासी बदलाव का साक्षी बनने जा रहा है। जो समीकरण आज टीवी चैनलों के स्टूडियो में बैठकर तय किए जा रहे हैं, वे चुनाव आते आते पूरी तरह ध्वस्त हो जाएंगे और जमीनी हकीकत एक नया इतिहास लिखेगी। इस पूरे विस्तृत विश्लेषण और राजनीतिक इनसाइड स्टोरी को अंत तक देखने, समझने और बहुजन आंदोलन के प्रति अपनी निष्ठा व जागरूकता दिखाने के लिए आप सभी सम्मानित दर्शकों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।